नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। एसटीएफ ने नए साल से पहले मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 599 किलो गांजा जब्त किया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए बताई जा रही है। यह गांजा उड़ीसा से मध्य प्रदेश लाया जा रहा था। एसटीएफ को गुप्त सूचना के आधार पर यह सफलता मिली। टीम ने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा से लगे अनूपपुर जिले के घने जंगलों वाले मार्ग पर एक ट्रक को रोककर तलाशी ली। जांच के दौरान ट्रक में बेहद शातिर तरीके से अलग से बनाए गए बॉक्स में गांजे छिपाकर रखा गया था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ट्रक से गांजे की बड़ी खेप बरामद करते हुए 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अंकित विश्वकर्मा निवासी सतना और धनराज पटेल निवासी सीधी के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी अंतर्राज्यीय स्तर पर गांजा तस्करी के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। एसटीएफ अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह खेप किन किन राज्यों में सप्लाई की जानी थी और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। एसटीएफ की इस कार्रवाई को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। मध्य प्रदेश एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हमारे स्पेशल डीजी पंकज श्रीवास्तव सर के मार्गदर्शन में ये विशेष कार्रवाई की गई है। डीजीपी मध्य प्रदेश श्रीमान कैलाश मकवाना सर ने नशे से दूरी है जरूरी, जैसा आपको संज्ञान में है, एक बड़ा अभियान चलाया गया है। इसी तारतम्य में कोई भी व्यक्ति जो भी क्रेता हो, विक्रेता हो, परिवहन करता हो, इस तरीके का अवैध नशा सामग्री पर कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस तरह के ऑपरेशन जो प्रहार, आपने नाम सुना होगा, जैसे भी जो भी लोग हैं इन पर प्रहार किया जाए, और उसी कड़ी में मध्य प्रदेश एसटीएफ को जो गोपनीय सूचना मिली, ये सूचना हमें कल सुबह मिली थी, जिस पर से हमारी टीम, हमने जिन 2 टीम, पुलिस अधीक्षक एसटीएफ जबलपुर के रूप में मेरे द्वारा हमारे स्पेशल डीजी सर के मार्गदर्शन अनुरूप 2 विशेष बड़ी टीमें बनाई गई, क्योंकि ये सूचना थी कि उड़ीसा से एक ट्रक में गांजा भर के सामान के साथ आ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में जो भी तथ्य थे, लेकिन रास्ता कौन सा वो फॉलो करेगा छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने में, वह स्पष्ट नहीं था। क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश के रास्ते नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जंगल के रास्ते, कई रास्ते संभावित थे। तो पहले 2 बड़ी टीमें थीं, उनको मौके की परिस्थिति के अनुसार छोटी छोटी 5 टीमों में स्प्लिट किया गया, और जब कंफर्मेशन एक आगे की अप्रोच से क्लियर हुआ, टेक्निकली विभिन्न माध्यमों से हमने जैसे भी लोकेट करने के प्रयास किया, फाइनली हमारी टीम जो एसटीएफ इकाई जबलपुर के डीएसपी हैं संतोष तिवारी और निरीक्षक गणेश ठाकुर, इन दोनों के नेतृत्व में एक बड़ी टीम लगा करके उस ट्रक को लोकेट किया गया, जिसका वीडियो मैंने अभी आपको भेजा है, जो मौके पर हमने रात में जाके अंततः पकड़ा गया। 14 घंटे की मशक्क़त करने के बाद जंगल के रास्ते से वह प्रवेश करने वाला था। जो लोग 2 पकड़े गए हैं उसमें से एक अंकित विश्वकर्मा है, जो मूलतः मध्य प्रदेश के सीधी जिले का रहने वाला है। दूसरा धनंजय सिंह पटेल है, ये लोकल रामपुर बघेलन सतना का रहने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये कि ये 2 तो केवल मोहरे हैं, मेन इसमें जो विक्रेता और क्रेता है, इस कड़ी में जो लोग हैं, अन्य लोग जो संगठित इस तरीके से क्राइम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम, वो हमारे ये के टास्क का पार्ट है, जिस पे हमने ये 2 की पूछताछ में जो अन्य लोगों के नाम खुलासा हुए हैं, जिसमें उड़ीसा से जो 599 700 ग्राम, 599 केजी 700 ग्राम, माने कुल मिलाकर के 600 किलो जो गांजा है, इसकी मार्केट जो वैल्यू है लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए है। और एक बड़ा ट्रक जिसमें जिसको सीज किया है पूरे एनडीपीएस के जुर्म में, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए है। कुल मिलाकर के इस तरीके से आपने देखा कि 2 करोड़ 10 लाख रुपए का ये एनडीपीएस के अंतर्गत एक जब्ती एसटीएफ के द्वारा की गई है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जैसे मैं बताना, पूछताछ में निकल के आया है कि मैहर के ये जंगल में उतारने वाले थे डंप को, जिसने मंगाया था वो भी क्लियर हुआ है, और इनका टारगेट था मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश
जो चूँकि रीवा के बाद में इलाहाबाद और अन्य जो सीमावर्ती ये हैं वहाँ पर टारगेट करके न्यू ईयर में 31 के पहले इस तरह की नशा सामग्री एमपी, यूपी, एमपी में स्पेशली विंध्य क्षेत्र, एमपी में स्पेशली महाकौशल क्षेत्र, इसके अलावा यूपी का जो सीमावर्ती ज़िले वहाँ के होटल्स, पब, ढाबा, इनमें इस तरह की सामग्री इन्हें वितरित करने का टारगेट था। ये इस तरह की नशा की सामग्री को सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं यूथ पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी को देने के लिए। पब, क्लब, कहीं भी इस तरह की सामग्री जाती, इसके पहले मध्य प्रदेश पुलिस की एक स्पेशलाइज्ड विंग जिसे एसटीएफ कहते हैं, उस मध्य प्रदेश एसटीएफ के द्वारा ये कार्रवाई जो की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हमारी जो गोपनीय सूचना थी बहुत अस्पष्ट थी, इसलिए हमें पूरे 14 घंटे तक विभिन्न तरीक़ों से मशक्क़त करना पड़ी। और ये इसमें आप फोटो में देखेंगे, मैंने भेजा है ग्रुप पे, स्पेशल कंपार्टमेंट बना रखा है। सामने वाला अगर कहीं पुलिस चेकिंग या कहीं भी हो तो इसको, जिस ट्रक को सामान्यतः कोई सामान इसमें भरा हुआ है, कोई गांजा लोड है, ये पकड़ ही नहीं सकता। उस तरह के गांजा को इस तरह से जो वेल्डिंग से पैक करके रखते हैं कि सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति इसको पकड़ ही नहीं सकता। कल भी मौके पर जब हमारी टीम ने कहा, पूरी तलाशी के बाद उस समय जो असमंजस वाली स्थिति थी, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें अंततः वो गांजे का जो कंपार्टमेंट था, बड़ा कंपार्टमेंट, जिसमें पूरे 600 किलो यानी कि 599 किलो और 700 ग्राम जो गांजे जिसमें रखा गया था, उस गांजे के कंपार्टमेंट को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमें वहाँ पर मौके पे इक्विपमेंट्स का सहारा लेना पड़ा। वो आसानी से नहीं खोल लेते। उससे समझ में आ सकता है बाहरी रूप से कोई भी व्यक्ति उसको पकड़ ही नहीं सकता कि यार इसके अंदर इतना गांजा भरा हुआ होगा। इस तरह की एक ऑर्गेनाइज क्राइम में, जैसा मैंने बताया कि ये 2 व्यक्ति जो पकड़े गए, ये तो सिर्फ एक उसके आरोपी हैं ही हैं, लेकिन इस कड़ी में, इस संगठित अपराध में क्रेता, विक्रेता और परिवहन सहित पूरी कड़ी में जितने भी संगठित अपराधी इन्वॉल्व हैं वो हमारे टास्क में हैं। ऐसे लोगों की संख्या भी एक बड़ी नंबर निकल के आएगी। जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें हमारे पास तथ्य निकल के आए हैं, उन लोगों को हमने अदर्स में रखा है कैटेगरी में, और जल्द ही एज पर एविडेंस इसमें उड़ीसा संभल, जहाँ से इनको गांजा को लोड कराया गया था, वहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मैयर में, जहाँ जंगल में जो अनलोड होने वाला था, जो जुड़े हुए हैं पूरी कड़ी में, सब पे कार्रवाई साक्ष्यरूप की जाए। एसआईआर की प्रतिक्रिया में कई मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इस नाम काटने की प्रक्रिया को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जो भी चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया अपनाई है, हम सबको उसमें हिस्सा लेना चाहिए। चुनाव आयोग ने एक और मौका दिया है, किसी का नाम छूट गया होगा तो वह जुड़ जाएगा। मतदाता सूची का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। किसी का नाम छूट गया है तो उसके लिए प्रतिक्रिया है, फॉर्म भरिए और अपना नाम जुड़वाइए, पर मतदाता सूची का शुद्धिकरण जरूरी है। जो भी चुनाव आयोग ने प्रक्रिया अपनाई है उसके माध्यम से हम सब को पूरी जागरूकता के साथ आगे भी इस प्रक्रिया में पूरी सकारात्मकता के साथ हिस्सा लेना चाहिए। चुनाव आयोग ने अभी एक मौका और दिया है, यदि किसी का गलती से नाम छूट गया होगा तो वो जुड़ जाएगा, पर मतदाता सूची का शुद्धिकरण ये बहुत आवश्यक है। इसलिए यदि किसी का नाम छूट गया है तो उसमें भी प्रावधान है, अपना नाम फॉर्म भरिए, फॉर्म 6, और उसके माध्यम से अपना नाम जुड़वाइए। आप भी मदद करेंगे लोगों की इसलिए? क्या हम तो पूरी तरह से मदद करें। हम इस हिंदुस्तान के हर संवैधानिक संस्था का सहयोग करते हैं। चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से हम उसका सहयोग करेंगे। एमपी के पूर्व सीएम और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विजय सिंह का बयान। एमपी की बीजेपी सरकार परंपरागत और पुश्तैनी पुजारियों के साथ कर रही है दुर्व्यवहार। कमलनाथ सरकार में तत्कालीन धर्मस्व मंत्री पीसी शर्मा एक नीति लेकर आ रहे थे, लेकिन हमारी सरकार उन धर्म विरोधियों ने गिरा दी जो अब धर्म की बात कर रहे हैं। मंदिरों से आने वाले चढ़ावे की उपयोग की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। एमपी सरकार ने एक आदेश पारित किया है कि उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर के अलावा जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है उसे बेच दिया जाएगा। गुना के आरोन जिले में एक पुजारी को नोटिस दिया है कि वे मंदिर की जमीन को नीलाम करें, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि देवता के नाम की भूमि ना ही नीलाम कर सकते और ना ही लीज पर दे सकते हैं।
एमपी पुजारी उत्थान कल्याण समिति ने इसके विरोध में इंदौर हाईकोर्ट में पिटीशन भी दायर की है। एमपी में 50,000 से ज्यादा पुजारी है जिनके साथ बीजेपी की सरकार कुठाराघात कर रही है। ये भूमि भगवान की है, ना कि सरकार की। इसके बाद भी सरकार इसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू करना गलत है। जो सरकार सनातन संस्कृति का संरक्षण बताती है वो भगवान की भूमि को छीन रही है। दिग्विजय सिंह है इस प्रदेश में, जिनके पूछो आज क्या हाल है उनके। आज की महंगाई में बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, मंदिरों की रखरखाव नहीं कर पा रहे, उन पर उनके साथ कुठाराघात ये सरकार कर रही है। मंदिरों में सेवा पूजा करने वाले पुजारियों की माफ़ी की ज़मीन कहते हैं, माफ़ी की भूमि, ये उस समय राजे रजवाड़े जो थे और ज़मींदार जागीरदार थे, वो मंदिरों के निर्माण के साथ साथ उसके रखरखाव के लिए और पुजारी के अपने जीवन यापन करने के लिए मंदिर के नाम ज़मीनें कर दिया करते थे। मंदिरों में सेवा पूजा करने वाले पुजारियों की माफी की नीलामी का निर्णय पूरी तरह असंवैधानिक और अवैध है जो सरकार ने दिया है और सनातन परंपराओं का अपमान है। यह भूमि सरकारी नहीं बल्कि देवी देवताओं के नाम पर दर्ज है और पुजारी इसे भगवान की सेवा पूजा, मंदिरों में आयोजित धार्मिक उत्सवों और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उपयोग करते हैं। इसीलिए मंदिर के नाम से जमीन दी जाती थी। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा नीलामी की प्रक्रिया शुरू करना न्यायालय की अवहेलना है। माननीय प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी 11 अक्टूबर 2023 रिट याचिका 20819/2023 में सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। नहीं हो रहा तो हाई कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं। जो सरकार स्वयं को सनातन संस्कृति की संरक्षण बताती है, वही सरकार आज मंदिरों और पुजारियों की आजीविका पर प्रहार कर रही है। ये हाल है डॉक्टर मोहनलाल जी यादव, आप उस शहर के माननीय विधायक हैं जहां महाकाल का हमारा प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है और हमारे प्रदेश में ओंकारेश्वर के दूसरे ज्योतिर्लिंग, हमारे 2 प्रांतों में जहां ज्योतिर्लिंग हो, वहां के मुख्यमंत्री के रूप में आप उन हमारे प्रदेश के पुजारियों के साथ कुठाराघात क्या कर रहे हैं? आपके राज्य में क्या हो रहा है? पहले तो आपके खिलाफ शिकायत आई थी कि आप जो हमारा कुंभ मेला होता है, उस कुंभ मेले में जो ज़मीनें ली जाती थी उस पर आप कॉलोनी कटवाना चाहते थे और शिवराज सिंह चौहान ने उस समय आपका ये प्रयास रोक दिया था और फिर इस बार भी वह चालू हुआ तो फिर अमित शाह जी की फटकार पड़ी तो ये काम रुका। मंदिरों की माफ़ी भूमि सरकार को दी हुई नहीं है, इसलिए सरकारों से छीनने या नीलाम करने का कोई नैतिक कानूनी अधिकार नहीं है। हजारों वर्षों से सनातन परंपरा ने धर्म का संरक्षण किया है, सरकारों ने नहीं किया। मैं जब मुख्यमंत्री था तो ये आरोप मुझ पर भी लगा था, तो फिर पूरे विश्व हिंदू परिषद के लोग उन्होंने मेरे खिलाफ प्रचार किया कि दिग्विजय सिंह जो है मंदिरों पे कब्जा कराना चाहता है, सरकारी करना चाहता है। तो पूरा एक डेलीगेशन आया हरिद्वार से सारे साधु संतों का। उस समय हमारे मुख्य सचिव शर्मा साहब हुआ करते थे, तो हम लोगों ने वहाँ मीटिंग करी, सारे साधु संतों का मैंने सम्मान किया शॉल श्रीफल से और कहा कि महाराज आपको बड़ी गलत सूचना दी है विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने, यहाँ कोई ऐसा प्रयास नहीं है। जब उनके सामने ये बात सामने आई, मैंने कहा मेरी बात मत मानिए लेकिन मुख्य सचिव जी इसकी बात सुनिए, और मुख्य सचिव जी ने कहा साहब आपको सूचना दी किसने ये बात? तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें गुमराह किया गया और उन्होंने मेरे पक्ष में प्रस्ताव पास किया हरिद्वार के साधु संतों ने। मैं हमेशा से एक सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति रहा हूँ और मेरे घर में धार्मिक प्रवृत्ति मेरे माँ की थी जो हमें प्राप्त हुई है। इसलिए मुझ पर ये आरोप जो लगाते, कभी कहते दिग्विजय सिंह मुसलमान हो गया, कभी कहते ये ईसाई हो गया, ये वो लोग लगाते हैं जो यहाँ पे ज़मीनों का धंधा कर रहे हैं।
सरकारी ज़मीनें जिन्होंने अपने नाम करा ली, ये लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं। जब इनकी जिस दिन सरकार बदली जाएगी, इनकी सारी पोल हम लोग खोलेंगे। पुजारी और धर्माचार्य सरकार की कृपा से नहीं बल्कि समाज की आस्था और परंपरा से जीविका और उपार्जन करते आए हैं। मठ मंदिरों की भूमि की नीलामी में प्रदेश के पुजारियों का गहरा आक्रोश और असुरक्षा पैदा हुई है। चारों तरफ से मेरे पास फोन आ रहे हैं कि साहब कुछ करिए। मैंने कहा महाराज आप ही तो इन लोगों को चुना कर बैठा देते हो, इसलिए आप सब सुधर जाओ तो ये सब सुधर जाएंगे। जहाँ भी मंदिरों में आप पुजारी हो, आप जब भी पूजा के लिए कोई आता है तो उनको ये बात बताइए कि किस कदर घोर अन्यायी और पापी ये सरकार है। पुजारियों की शांति और उनकी कमजोरी न समझा जाए। धर्म राजनीति का उपकरण नहीं है, धर्म एक दुधारी तलवार है। यदि सत्ता के बल पर सनातन परंपराओं को चोट पहुंची तो उसका विरोध भी उतना ही तीव्र होगा। मैं इस विषय में पूरी तरह पुजारी समाज के साथ खड़ा हूं। महाराज खड़ा हो ना? जी। यदि सरकार ने धर्म विरोधी नीलामी निर्णय वापस नहीं लिया तो मुझे पुजारियों द्वारा किए जाने वाले आंदोलन में सम्मिलित होना पड़ेगा। अब इसके बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहो तो पूछ लेना, और कोई विषय का उत्तर मैं दूंगा नहीं। चलो पंडित जी से उसके बाद हाँ आप कुछ बता दीजिए। इस प्रदेश के परंपरागत पुश्तैनी पुजारियों के साथ क्या व्यवहार है, इसका एक उदाहरण आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। माननीय पीसी शर्मा जी जब धर्मस्व मंत्री थे कमलनाथ जी की सरकार में, उन्होंने पुजारियों का वेतन बढ़ा दिया था और साथ में जो शासन की धर्मस्व की नीति ला रहे थे उसमें और भी ज़्यादा पुजारियों के पक्ष में हम लोग निर्णय लेने वाले थे। मंदिरों के रखरखाव के बारे में चाहते थे, लेकिन सरकार हमारी उन सब लोगों ने गिरा दी जो धर्म का ठेका तो लिए हुए हैं लेकिन वो सारे काम कर रहे हैं जो कि धर्म विरोधी हैं। अनेक उदाहरण हमारे सामने ऐसे आए हैं। कल मेरी बात उज्जैन के कुछ पुजारियों से हुई। करोड़ों रुपए जो वहाँ से मंदिरों के चढ़ाव आता है उसका उपयोग मंदिरों के रखरखाव में नहीं किया जा रहा है। 20-22 करोड़ रुपए हैं। महाकालेश्वर मंदिर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, और दूसरे मंदिर हैं जो उज्जैन जिले में। मध्य प्रदेश सरकार ने 22 अप्रैल 2023 को एक आदेश जारी किया कि जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से अधिक भूमि है उसको नीलाम की जाए और वो राशि जो आएगी वो कलेक्टर के जहाँ पे खाते होंगे, सरकारी खाते, उसमें जमा कराई जाएगी। 10 एकड़ से कम वाली ज़मीन का जो पैसा आएगा वो पुजारी के उनके काम में लिया जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो मंदिरों के रखरखाव के लिए उपयोग होगा। लेकिन वर्षों तक जो मंदिरों के रखरखाव का पैसा कलेक्टर और एसडीएम के खाते में जमा हो जाता है उस पर कलेक्टर और एसडीएम दस्तखत नहीं करते। ये अनेक शिकायतें मिली। अभी उदाहरण के लिए गुना जिले के आरोन तहसील में ग्राम क्यापुर जानकी जी का मंदिर के पुजारी प्रद्युमन दास जी को एक नोटिस मिला। इसकी प्रतिलिपि मेरे पास है। हम संवेद के हमारे वेबसाइट पर उसको मैं लोड कर रहा हूँ, वो आप एक्सेस कर लीजिएगा। जिसमें उनको नोटिस ये दिया गया है कि आप तत्काल मंदिर की भूमि को नीलाम करें, और नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब ये कल मेरे पास आए तो मैंने इसके बारे में जानकारी ली
तो एक मध्य प्रदेश पुजारी उत्थान कल्याण समिति है, जिसके अध्यक्ष परम श्रद्धेय मंगल भारती जी हैं। कोटेश्वर धाम है हमारा धार में, उसके वो प्रमुख हैं। उन्होंने मुझे जानकारी दी कि हम लोगों के पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट आदेश दिया है कि ये मंदिर या ज़मीनें जिसका मालिक मंदिर में स्थापित जो हमारे इष्ट देव हैं, ये उनकी ज़मीनें हैं, इसको नीलाम नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि उसको लीज पर भी, सालाना लीज पर भी नहीं दिया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिसका उल्लंघन मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। और मध्य प्रदेश पुजारी उत्थान कल्याण समिति ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पिटीशन भी इंदौर हाई कोर्ट में लगाया हुआ है, जिसको सरकार रोस्टर पे नहीं आने दे रही है। अर्ली हियरिंग के लिए अब उन्होंने जबलपुर में इसका एप्लीकेशन लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 6 सितंबर 2021 सिविल अपील 4850/2021 में स्पष्ट कहा है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बिंदु क्रमांक 13 में ही बात साफ साफ लिखी हुई है कि देवता के नाम दर्ज भूमि नीलाम नहीं की जा सकती, न ही उसे कलेक्टर के नाम दर्ज किया जा सकता। ये क्लियर कट आदेश है, जिसका उल्लंघन मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। और ये वो सरकार है जो अपने आप को धार्मिक भावनाओं से भड़का कर वो यहाँ चुनकर बैठी हुई है। कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को होती है, लेकिन बुंदेलखंड की धरती पन्ना ने आज दिखा दिया है कि यहाँ का हर युवा खुद में एक चमकता हीरा है। सांसद खेल महोत्सव के समापन पर महाराजा छत्रसाल स्टेडियम में वो मंजर दिखा जिसने देश के पुराने सारे रिकॉर्ड्स को धुआं कर दिया। कल्पना कीजिए, एक दो नहीं बल्कि पूरे 1,28,000 से ज्यादा खिलाड़ियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इस आंकड़े ने पन्ना का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज करा दिया है। बता दें कि जब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक ध्यानचंद ने मैदान में हुंकार भरी तो युवाओं का जोश 7वें आसमान पर था। खजुराहो सांसद बीडी शर्मा के विजन ने गांव गली की प्रतिभाओं को वो मंच दिया है जहां से अब सीधे ओलंपिक का रास्ता निकलता दिख रहा है। मंत्रियों और दिग्गजों की मौजूदगी में जब पदकों की बारिश हुई तो खिलाड़ियों के गगनभेदी जयकारों ने बता दिया कि बुंदेलखंड अब रुकने वाला नहीं है। ये सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं बल्कि बुंदेलखंड के सपनों की उड़ान है। पन्ना से निकले ये खिलाड़ी लाल अब दुनिया के मैदानों पर तिरंगा लहराने को तैयार हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट समापन समारोह आज सांसद खेल महोत्सव उत्सव के उपलक्ष्य में हुआ है और मंच ने और वीडी गुप्ता साहब पूर्व अध्यक्ष महोदय ने, हमारे पन्ना के विधायक महोदय, सांसद महोदय, इन्होंने जो खेल और खिलाड़ी और खास तौर से खिलाड़ियों को जो महत्व दिया और इम्पोर्टेंस दी है, ये एक मायने रखती है। ये खेलों में उनके दिल को, हम कहते हैं ना, किस तरह आगे प्रोत्साहित करती है, ये आज हमको देखने को मिला। इससे और भी खिलाड़ी निकल कर नेचुरली ये चीज़ें होती हैं। कहते हैं ना, अंकुर को आगे बढ़ना है, आगे एक पेड़ बनना है, तो ये अंकुर को सही ढंग से पोषित किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है और इसका रिजल्ट हमको आने वाले वक्त में मिलेगा जो देश के लिए अमूल्य सिद्ध होगा।